हमारी भाभी भी और इस इलाके की नुमाइंदगी जो बहुत काबिलियत से करती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर करती हैं, आदरणीय श्रीमती प्रवीण शर्मा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रंगा साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय साथी मास्टर लालचंद जी, सूरज भान कटारिया जी, राय साहब शर्मा जी, भाई अमन चीमा जी, रण सिंह देसवाल जी, रामचंद्र रोड जी, भाई नरेश पाल जी, रीना वाल्मीकि जी, बहुत ही आदरणीय बवेजा साहब, आदरणीय मुल्कराज अरोड़ा जी, सूरज भान कटारिया जी, राजेश शर्मा जी, भाई आदरणीय श्री प्रकाश मिश्रा जी, इधर आ जाओ, भाई रणदीप शर्मा जी, हमारी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भाई पवन शर्मा जी, भाई गौरव शर्मा जी, जसवीर खड़ोदा जी, रामपाल जी, प्रवीण गुप्ता जी, के गुप्ता जी, अशोक शर्मा जी, गौरी शर्मा जी, संदीप जी, हमारे बहुत ही आदरणीय एमसी साहिबान के विवेक मेहता जी, मनु जैन जी, अशोक जी, संदीप जी, विवेक भारद्वाज जी, महेंद्र पाल जी, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष श्रीमती प्रवेश राणा जी, ईश्वर नैन जी, भाई यशपाल शर्मा जी, आदरणीय विजय जी, अजय कश्यप जी, जसवीर भट्ट जी, बलजिंदर रोशन जी, पूरणचंद कश्यप जी, राजू कश्यप जी, रवि कश्यप जी, वीनू लांबा जी, नरेंद्र लांबा जी, भाई अजय कश्यप जी, बलजिंदर रोशन जी, राजू सहगल जी और पार्थ तंवर जी, जसवीर जी, महावीर चहल जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे मेरी बहुत ही आदर के योग्य मातृशक्ति, माताएं बहनें, बहुत ही आदर के योग्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं, जिन्हें हम प्यार से सब नरेंद्र को कहते नहीं, हिंदी भाई कहते हैं, तो मैं आपका, पूरे सारे मेरे साथियों का, आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे तो देवी भाई ने कहा था एक कप चाय पी लूं, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने एक संपूर्ण जनसभा का आयोजन किया है। तो मैं आप सबको भी कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर उसको माथे से लगाकर आप सबका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सबको भी नमस्कार। कुरुक्षेत्र की भूमि को हम सब ऐतिहासिक कहते हैं। सच ये है कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता अगर उसकी शुरुआत कहीं देखें तो वो इस भूमि से। हिंदुस्तान में वैचारिक बोध का ज्ञान कहीं देखें तो वो भी इस भूमि से। हिंदुस्तान में बेहतरीन खेती कहीं देखें तो वो भी इस भूमि से। हिंदुस्तान में नई दुनिया में ज्ञान का स्रोत कहीं देखें तो वो भी इस भूमि से। हिंदुस्तान में समरसता, भाईचारा और आराधना की, अगर मैं ये कहूं कि प्रकाश का अंतिम सीमा कहीं देखे पवित्रता की, तो वो भी इसी भूमि पे है। पर एक कड़वा सत्य भी, क्योंकि जैसा शायद चीमा साहब या रंगा साहब कह रहे थे और निंदी भाई भी, बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो हैं वो पेहवा में एक छोटा सा गांव हमारा भी, वहां से बड़े बुजुर्ग जाकर केथल में सीसला सीसमोर, उसको अपना गुलडेरा से गए और फिर सीसला सीसमोर को अपना आशियाना बना लिया और फिर धीरे धीरे बेलर का और सुरजेवाला जिसे कहते हैं वहां जाकर बस गए। ये केवल 2-3 पीढ़ियों का सफर है। तो इसलिए उस नाते इस मिट्टी में जुड़ाव, ये मिट्टी मेरी भी जन्म और कर्म भूमि। पर एक कड़वा सत्य ये
कि कुरुक्षेत्र की भूमि से ज्यादा शायद अगर किसी को मौजूदा सरकार ने तिरस्कृत नहीं किया होगा, अनदेखी नहीं की होगी। सरकारें आती जाती रहती, हम सब आकर बोल देते कि साहब बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है, भगवान श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल का हिस्सा, और उसके बाद सब वापस घर चले जाते। वही होता है जो आज हो रहा है। गीता जयंती का उत्सव शुरू होने वाला है, एक बार फिर करोड़ों रुपया खाने की तैयारी हो गई। आप मुझे बताइए, गीता जयंती का उत्सव शुरू होने वाला, उससे 24 घंटे पहले सड़क क्यों बनाई जा रही? वो सड़क कब बढ़ेगी और कब चलेगी? रात को बनती है, सुबह टूट जाती है। पिछले 7 सालों में जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि को मौजूदा भाजपा जजपा सरकार द्वारा लूटा गया, शायद इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जिस दिन मैं शहर से नहीं निकलना। कहता जा नहीं सकते आप तो कुरुक्षेत्र की भूमि को, तो धरती को, तो मिट्टी को सर पे लगा के जाना ही है। यहां तो नमस्कार करके, नमन करके जाना है, कल्याण ही नहीं हो सकता। और कोई ऐसा मौका नहीं मिला पिछले 7 साल में जब ये पूरा शहर खोद के ना फेंक रखा हो। आप तो चश्मदी दवा, आप तो रोज भुगतते हैं हमारी। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 7 साल में पूरी बना दी गई हो। कोई शहर का ऐसा हिस्सा नहीं है जो ठीक कर दिया गया हो। शहर सारा का सारा फाड़ कर फेंक रखा है। मुझे नहीं पता वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कहां आया और कहां गया, ये आप मुझसे बेहतर जानते। परंतु जो सत्ता में हुक्मरान बैठे हैं, क्या ये सच नहीं अगर मैं ये कहूं कि पिछले 7 साल से लगातार कभी भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता मैं। वो पूरी दुनिया में अगर किसी को ज्ञान के चक्षु खोलने, जीवन का रास्ता ढूंढना है, नया मार्ग जिंदगी का जो सदियों से चला आता है उस पर दोबारा से चलने की प्रेरणा लेनी है तो श्रीमद् भगवत गीता। और उसके लिए किसी धर्म को मानने वाले अनुयायी की भी आवश्यकता नहीं। वो किसी धर्म का मानने वाला हो, वो श्रीमद् भगवत गीता से अपने ज्ञान के चक्षु खोलकर नई जिंदगी के संस्कार और संस्कृति ले सकता है। ये उस वाणी की भूमि, पर उस वाणी की भूमि को दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं प्रभु देख रहे होंगे। दोनों हाथों से जो हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया आता है, वो हर रोज लूट लिया जाता है। ये कटु कड़वा सत्य कुरुक्षेत्र का। कटु सत्य ये भी कि वो लोग जिनको हमने सत्ता की चाबी सौंप रखी, वही दोनों हाथों से इस शहर और इस इलाके को लूट रहे हैं। कुरुक्षेत्र में किस चीज की कमी है? अस्पताल से, विश्वविद्यालय से, विद्यालय से, महाविद्यालय से, ज्ञान का भंडार कुरुक्षेत्र है। पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। इंसान का जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी कल्याण करने वाली भूमि कुरुक्षेत्र है। परंतु उस कुरुक्षेत्र को जिस प्रकार से, सड़क का तो मैंने उदाहरण लिया, सीवरेज की बात ले लीजिए, पीने के पानी की बात ले लीजिए, बिजली की बात ले लीजिए, लाइटों की बात ले लीजिए, कूड़ा डिस्पोजल की बात ले लीजिए, यातायात या ट्रैफिक की बात ले लीजिए, बाईपास की बात ले लीजिए, सब मामलों में कटु सत्य ये है कि हरियाणा की सबसे पिछड़ी भूमि कुरुक्षेत्र बन गया। ये कटु सत्य। और मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, युवाओं, कोई आने वाला नहीं। ये कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण आपके अंदर है। वो स्वयं साक्षात जन्म लेकर नहीं आएंगे दोबारा। आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। आप सब जो मेरे सामने बैठे, ये संकल्प, ये सुदर्शन चक्र को आप ही को उठाना।
ये सुदर्शन चक्र तो आपको उठाना है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ जो इस इलाके को पिछड़ा रखी है। मेरे भाई नेवी जी कह रहे थे कि इस इलाके में रोजगार की भयंकर कमी। मेरे जीवन में एक संकल्प लिया है कि जब कभी ईश्वर मौका देगा और आपके आशीर्वाद से ही देगा, ये जो हमारी सारी भूमि जिसमें कैथल जिला, जींद जिले का एक हिस्सा, पांडु पिंडारा तक बड़ा हिस्सा, जिसमें सीट पाथरी तक उधर तक चला गया, और जिसमें कुरुक्षेत्र की तो केंद्र भूमि है। हर गांव के अंदर, हर गांव के अंदर सभ्यता है, हर गांव के अंदर संस्कृति है, हर गांव के अंदर संस्कार है, और पूरी दुनिया के और हमारी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कह देते हैं कि हमारी सभ्यता दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। मैं नहीं मानता, और मैं राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं कह रहा, मैं आपको हिस्टोरियन से अलग अलग से बात करके फिर कह रहा हूं, आर्कियोलॉजिस्ट से। हम दुनिया की सबसे पुरानी पहली सभ्यता है, सच्चाई है, और उस सभ्यता का केंद्र बिंदु आप है। कई बार हाथी को ये पता नहीं चलता, उसकी आंख छोटी है कि उसका साइज कितना बड़ा है। जिस दिन हम सारे तीर्थ स्थल, जिस दिन हम सारे मंदिर, जिस दिन हर गांव के अंदर जो मंदिर हैं हमारे तीर्थ स्थल हैं, इस सारे 48 कोस की भूमि में लगभग मेरा मानना है, हालांकि कोई 368 तीर्थ बता देता है, कोई मैंने बुद्धिमान व्यक्तियों से, ब्राह्मण समाज के बड़े समझदार व्यक्तियों से चर्चा की, मेरा ये मानना है कि लगभग 500 से 600 तीर्थ हमारे यहाँ हैं, अगर मैं गांव के सारे तीर्थ शामिल करूं। और उनमें मनुष्य का जिंदा रहते हुए भी और जिंदा रहने के बाद जो अंतिम यात्रा हम सब ने करनी है, उसके बाद भी कल्याण करने वाले कम से कम भी 100 बड़े तीर्थ हमारे यहाँ इस पूरी भूमि में। अगर आप इनको सबको डेवलप कर दें और एक टूरिस्ट सर्किट बना दें अंतरराष्ट्रीय, हमारे बच्चों को किसी से काम मांगने जाने की जरूरत नहीं, हमारे सब बच्चों को यही काम मिलता है। अपने आप में मेरा ये मानना है कि वो टूरिस्ट सर्किट जिसमें पूरी दुनिया का आदमी आएगा, पूरी दुनिया का आदमी आएगा, वो 2000 करोड़ रुपया इन 2 से 3 जिलों के अंदर देकर जाएगा। 2 से 3 हजार करोड़ रुपया की आय आमदनी होगी आपको। परंतु सरकार जो है सभ्यता की बात तो करेगी, हिंदू समाज की बात भी करेगी, काम लेने की करने की जब बात आएगी तो 6000 रुपए में श्रीमद् भगवत गीता बेचकर अपनी जेब में पैसा डालकर पार जाएगी। ये बात नहीं हो सच तो बता दी। खट्टर सरकार हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की पहली सरकार है जिसने श्रीमद् भगवत गीता की कॉपी को 5 से 6000 रुपए में बेचा, नहीं बेचा उसको बताइए। यह पहली सरकार है जिन्होंने इस पूरे शहर को पैसा एकत्रित करने के लिए फाड़कर फेंक रखा है, कभी सीवरेज के नाम पर, कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, और पूरे जो जिले नहीं सारे हरियाणा का ट्रैफिक शहर के बीच में से निकलता है। कैथल में भी यही था, सारे हरियाणा का ट्रैफिक कैथल के बीच में से निकलता था। और उस शहर में संयोग ऐसे, रेलवे लाइन तो अपने यहां भी प्रॉब्लम है, पर वहां पर 4 तरफ से 5 तरफ से शहर को विभाजित किया होगा, 5 टुकड़े थे, 5 टुकड़ों के अंदर बांट रखा था। आज अकेला ऐसा शहर है हरियाणा का जिसके पास 3 बाइक रिंग रोड है, एक रिंग रोड, एक दूसरी रिंग रोड और एक तीसरी रोड, 3 रिंग रोड है। कुरुक्षेत्र में जिसको काम है वो आए, जिसे श्रद्धा है वो आए, जिसे व्यवसाय करना है वो आए, जो हमारे नागरिक हैं वो तो आए, उनके रिश्तेदार आए, बाकी क्यों आए? बाकी ट्रैफिक बाहर से निकालो। यहां आधा ट्रैफिक तो इसलिए रहता है, आप चल नहीं पाते कि बाहर वाले यहां से लग के दूसरी तरफ जाने लगे। इस शहर की 2 रिंग रोड क्यों नहीं बना सकते हम दोनों तरफ से? मैं आप सीधा करें 7 साल भी
ठीक है, ये पहले भी हमसे नहीं हुई होगी, पर एक नक्शा, एक डिजाइन है इस शहर के लिए लेके मेरे दिमाग में। और जितने हमारे तीर्थ और मंदिर हैं, उनका संचालन हमारे अपने लोग कर सकते हैं। गांव में तीर्थ है, गांव में बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजकल एक से एक कोर्स विद्वान का पढ़कर आए हैं, विद्यापीठों से हमारे बच्चे पढ़कर आए हैं। प्राथमिकता दीजिए, गांव या गंवान का बच्चा जो हो, पहले गांव का फिर गंवान का, उसे प्राथमिकता दीजिए, आप उस तीर्थ को डेवलप करिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत मंशा की है, दिक्कत लक्ष्य की है, पैसों की भी तंगी नहीं साहब। पूरी मोदी जी कुरुक्षेत्र आए, बड़ी बड़ी बातें करके गए, पर जब यूनाइटेड नेशंस की हेरिटेज लिस्ट में नाम डलवाने की बारी आई तो कुरुक्षेत्र को छोड़ दिया। कर्नाटक का में प्रभारी वहां एक हम्पी शहर है, पुराना, हजारों साल पुराना है। उस हम्पी शहर में जब से उन्होंने वो डेवलप किया, उस इलाके की आय 2500 करोड़ रुपए सालाना है, क्योंकि पूरी दुनिया का टूरिस्ट वहां है। तो यहां क्यों नहीं आ सकता? यहां भी आ सकता। हेलीपैड बना दीजिए, करनाल में हवाई अड्डा बनाना है, उसे बड़ा करना है, कुरुक्षेत्र में बनाना, कुरुक्षेत्र में बना लीजिए, यहाँ जहाज लैंड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ कितनी देर लगती है? 500,000 एकड़ मुश्किल से जमीन चाहिए। एक और मैं आपसे बात करूं, मैं 2 मिनट माफ करना फालतू लूंगा। पूरे कुरुक्षेत्र को, यमुनानगर को, अंबाला को, पेड़वा को, इस सारे इलाके को और इधर करनाल के ज्यादातर हिस्से को खट्टर साहब ने डार्क जोन में डाल दिया। यहां फैक्ट्रियां चल नहीं रही किसी की, या धंधा क्या है? सारे खेती करते हैं या खेती के आधारित व्यापार है। दुकानदार भी का धंधा भी तब चलेगा, इतनी दुकानें हैं, मेरे ख्याल 12,000, 9, 10,000, 11,000 दुकानें तो होंगी नंदी। तो ये 10,000 दुकानों का धंधा जब चलेगा जब किसी के पल्ले 2 पैसे होंगे। अगर मेरी जीरी बिकेगी ही नहीं, या मैं ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल ही नहीं पाऊंगा, या मैं सिंचाई कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको एक कड़वी बात कहता हूं, आज 10 साल के बाद अपने इलाके में खेती नहीं होगी। और अगर खेती भी बंद होगी अपनी, तो आप धंधा क्या करेंगे? ना हमारी दुकान चलेगी, ना राइस सेलर चलेगा, ना एक्सपोर्ट का व्यापार चलेगा, ना दुकानदारी चलेगी, ना खेती चलेगी। कहां जाएंगे हमारे बच्चे और कहां जाएंगे हम सब? क्योंकि इन्होंने तो डार्क जोन डिक्लेयर कर दिया। डार्क जोन का मतलब क्या होता है, मैं मेरी माँ बहनों को एक बार बताना चाहूंगा। जिसमें मैंने, अगर मेरे पास 1 किला जमीन है और अगर मेरे ट्यूबवेल की जो पानी है वो अब पहले 100 फुट पे था, 350 तक चला गया हमारा, तो वो अगर नीचे चला गया तो मैं मोटर नहीं लगा सकता बड़ी, और ना नया ट्यूबवेल का कनेक्शन दे। ये पहली सरकार है जिसने कहा खेती बंद कर दो, करने के साथ और अच्छा धंधा दे दो हम, और अच्छा धंधा आपके पास नहीं। तो कहां जाए हम? कैथल से ऊपर का सारा इलाका डार्क जोन हो गया। मैं आज आपसे ये कहता हूं, अपने पड़ोस में कुरुक्षेत्र के पेवा में बीबीपुर लेक है, हम सबको पता, बुजुर्गों के समय की है। अगर बीबीपुर लेक की 2000 एकड़ जमीन सरकार की होगी, पर किसान है तो किसान को मुआवजा तो देना पड़ेगा। आप 2000 एकड़ जमीन एक्वायर करना है, और यमुना में जब पानी आता है फालतू, तो हम तो फेंक देते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली फेंक देता उत्तर प्रदेश की तरफ, हमें से कोई नहीं लेता। हर साल यमुना में बाढ़ आती है, हमें पता आती है, सब आपको भी पता है। उससे हमारी भूमि का कटाव भी होता है। जो परली तरफ बैठे हैं साथी नदी के ऊपर, उनकी भूमि का कटाव होता है। हर रोज वहां माइनिंग का चक्कर पड़ता है। उसका बड़ा सीधा हाल है। हमने दादूपुर नड़वी नहर बनाई थी जो शाहबाद तक आती है कुरुक्षेत्र में। अब खट्टर साहब ने वो मूंद दी, नहर तो है अभी भी, मूंदी होगी, किसी ने कुछ नहीं किया। आप उसको ले जाकर शाहबाद से और उसको ले जाकर जोड़ दीजिए बीबीपुर लेक में। उस लेक को खोद दीजिए 50 से 100 फुट, 150 फुट अगर खोद सके तो। लोग मिट्टी ले जाएंगे, मिट्टी बड़ी महंगी मिलती है, मिट्टी है नहीं, कोई भी ले जाएगा मुफ्त में, आपको खोदने के भी कोई पैसे नहीं लेगा, अपने आप ले जाएंगे। आप उसे खोद दीजिए, हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर हो जाएगा। जिस दिन आपने वो बना दिया, कुरुक्षेत्र का पानी 50 से 100 फुट ऊपर उठ जाएगा।
पड़ोस में यमुनानगर वालों का भी भला हो जाएगा, इधर पंजाब वालों का हो जाएगा, इधर कैथल वालों का हो जाएगा, पेवा वालों का कल्याण को अपने आप हो जाएगा, शाहबाद वालों का भी कल्याण हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम खत्म। हम जब तक पानी रिस्टोर नहीं करेंगे, ये सबसे बेहतरीन जीवी की जमीन है, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, परंतु सरकारें नहीं सोचती। ऐसे ही कितने छोटे छोटे रिजर्वायर्स की जगह है अपने यहां, परंतु हम वो भी नहीं बनाते। तीसरी बात, जो हमने आईटी का सेंटर करनाल और गुड़गांव और फरीदाबाद तक खोल रखा है, अगर सरकार ये कहे कि हाँ आइए, मैं आपको, मेरे पास इतनी बिल्डिंगें पड़ी हैं हमारे पास, जो आईटी का सेंटर कुरुक्षेत्र में खोलेगा उसको बगैर किराए के पहले 3 साल के लिए मुफ्त में दूंगा बिल्डिंग। पड़ी है मेरे पास बिल्डिंग, सरकार की बिल्डिंग है, आपने तो कुछ करना नहीं, कोई एक पैसा खर्च करना नहीं, आप उनको एयर कंडीशन बढ़ा के वो उन्हें दे दो। शर्त एक है कि 50% से ज्यादा बच्चे कुरुक्षेत्र के या करनाल के हरियाणा के लगाने पड़ेंगे, अपने आप चालू हो जाएगा। हमारे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस यहाँ हैं, हिंदी अंग्रेजी जानते हैं, ज्ञान का भंडार है, पूरे हरियाणा का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है। अगर उनको रोजगार भी यहीं पैदा कर दो, आप क्यों भेजो उन्हें गुड़गांव तक? आधे जाते हैं, आधे नहीं जाते, यही इतनी बिल्डिंग पड़ेगी खाली, उनको एयर कंडीशन करो और वो एयर कंडीशन करके इन्हें पकड़ा दो। परंतु खट्टर सरकार और हुक्मरान क्या कर रहे हैं? नगर पालिका की जमीनों पे कब्जे करवा रहे हैं, बजाय इसके कि वो आईटी सेंटर खींचकर यहाँ ला लें। सर, मुझे एक बिल्डिंग का किराया वहां 25 लाख पड़ता है महीने का, 50 लाख पड़ता है, 2 करोड़ पड़ता है, मुझे मुफ्त में मिलेगी तो मैं गुड़गांव से यहाँ जाऊंगा। आपको तुझे कोई टैक्स का फायदा चाहिए वो भी होगा, नो प्रॉब्लम। बिजनेसमैन तो तभी आएगा आपके यहाँ अंदर जब आप बिजनेस करोगे, बिजनेस के लिए प्रोत्साहन दो, मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाए। मारुति अगर इंदिरा गांधी यहाँ लेकर आई इस प्रदेश में, तो उस एक मारुति ने गुड़गांव बना दिया, एक मारुति ने गुड़गांव बना दिया। इंदिरा गांधी जी को कितना हमने क्रिटिसाइज किया, आंदोलन किए, ये कहा वो कहा, सरकार की कंपनी थी वो, अगर मारुति ना आती तो हरियाणा ना होता, उसने पूरा गुड़गांव खड़ा कर दिया आपके लिए। कांग्रेस की सरकार फिर आई, हमने आईटी सेक्टर को, कंप्यूटर सेक्टर को, नहीं तो राजीव गांधी जी का मजाक उड़ाया करते थे सब लोग, परंतु उसी कंप्यूटर ने हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदली। कुरुक्षेत्र की दशा और दिशा भी इसी प्रकार से बदलेगी। ये नंदी भाई बहुत लंबी लंबी चर्चाएं मुझसे करते हैं, मैंने यही कहा, हमारा काम है सेवा करना। लोग एमएलए, एमपी, नगर पालिका के सदस्य, चेयरमैन आएंगे, बन जाएंगे, हट जाएंगे। लोग तो नगर पालिका के एमसी बन के पता नहीं क्या क्या बन गए, तो वो तो आते जाते रहेंगे, परंतु आखिर में आपका इम्तिहान जो ये जो कुरुक्षेत्र के मालिक मेरे सामने बैठे हैं, वो इस आधार पे लेंगे कि आपने इस शहर, इस इलाके, इस प्रांत के लिए किया क्या। श्रीमद् भगवद गीता की भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। मुझे और आपको इसलिए पता नहीं, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। बाकी हिंदुस्तान और दुनिया के आदमी से पूछो, वो हमारी मिट्टी और जल को माथे से लगाने के लिए तरसते हैं 2-3 जिलों की, परंतु कई बार हम नहीं पहचान पाते और हम गलती से ऐसे व्यक्तियों को बना देते जो फिर बजाय इलाके की सेवा के स्वार्थ सिद्धि में लग जाते। मैं एक छोटा सा उदाहरण और, अरोड़ा साहब 500, 400, 500 वोट से पिछली बार चुनाव में रह गए। अगर अरोड़ा और 500 वोट से मैं रह गया, 1000 वोट में हम दोनों रह गए। अगर दोनों इलाकों के लोग ये निर्णय कर लेते कि हमें और 3, 4, 5 और 2500 वोट ही चाहिए थी कांग्रेस को सरकार बढ़ाने के लिए, बस हम 2500 वोट की वजह से चुनाव हार गए पूरे हरियाणा में मिला के। तो अगर लोग ये निर्णय कर लेते जात पात से ऊपर उठकर, इलाकावाद से ऊपर उठकर, तो शायद हम इस इलाके को ताकत दे पाते। मैं आपके समक्ष ये प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं,
हमारा जिंदगी का लक्ष्य एक ही है। ईश्वर ने आपके आशीर्वाद से, आपकी सीख से, इस कर्म भूमि ने, जन्मभूमि ने बहुत कुछ दिया। हिंदुस्तान में नीति बढ़ाने का और नीति चलाने का मौका भी दिया, सरकार चलाने का मौका भी दिया। हम आपसे केवल एक बात मांगते हैं, किसी इलाके में एक कहावत है, वो नोट कर लीजिए, मेरी बात समाप्त करने से पहले कहूंगा। इलाका जाति से नहीं बड़ा बन सकता। इलाका बनता है, इलाका लीडर को बनाता है और लीडर से इलाका बनता है। दोनों बातें सच है। इलाके से, किसी इलाके से लीडर बड़ा और लीडर से इलाका बड़ा। मैं दो आपको उदाहरण दूं। चौधरी बंसीलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने पूरे रेवाड़ी के इलाके में, दादरी के इलाके में, भिवानी के इलाके में एक नई क्रांति का संचार कर दिया। टीपों पे पानी चढ़ा दिया। जो लोग रेत से पीने का पानी निकालते थे, उनके खेतों में खेती होने लगे। एक व्यक्ति ने कर दिखाया ना, पर इलाके ने भी उनको बार बार वो सारी सीटें जीत कर दी। और बंसीलाल जी को बंसीलाल बनाने वाले भिवानी, दादरी, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ का जो साथ लगता है इलाका, इन्होंने बंसीलाल जी को बंसीलाल जी बनाया। अगर ये लोग एमएलए ना बना के देते, उनके कहने से नुमाइंदे न चुनते, तो बंसीलाल जी वकालत कर वकील रहते। इसी प्रकार से चौधरी भजनलाल जी हमेशा वो कहते थे मुझे, और मैं तो लंबे समय तक दोनों के साथ काम किया, मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने उन दोनों के साथ काम किया, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी। और मैं और चौधरी भजनलाल जी तो इकट्ठे प्रधान थे पार्टी के। मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, तब हिंदुस्तान में एक ही होता था पार्टी का। 2005 में वो अध्यक्ष थे और बुजुर्ग थे, उनसे हमेशा लगातार बातचीत चलती। वो बताते कि कैसे भागलपुर से आए थे, किस प्रकार से उन्होंने तरक्की की। मेरी माँ भी पाकिस्तान से आई, तो हम भी आपस में चर्चा करते। वो मिंट घूमनी से आए कि कैसे नाना ने, परिवार ने कैसे तरक्की की, क्या क्या मुश्किलात सही। तो मेरी भी वो देखी हुई थी, कुछ उनकी भी देखी हुई थी, तो आपस में कई बार चर्चा हुई। भजनलाल जी को भजनलाल जी हिसार जिले ने बनाया, फतेहाबाद जिले ने बनाया, भिवानी जिले ने बनाया, सरसा जिले ने बनाया, जींद के हिस्से ने बनाया। वो तरक्की कैसे करते हैं? उनके कहने से। और करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत के लोग भी उनको मानते थे बहुत, और इसी वजह से वो बड़े बन गए। मैं आपसे आज एक बात कहता हूं, जब तक आप हमें ताकत देंगे नहीं, आप ये तो कहते हैं कि रणदीप या नंदी को भाई ये काम भी कर, नंदी ये भी कर, नंदी ये भी कर, नंदी ये भी कर, नंदी के कलम है, तो काठ की तलवार से कैसे लड़ेगा? रणदीप को आप कोई कलम देना, ताकत दीजिए मत। जब एमएलए बनाने की बारी आती है, तो हम 500 वोट से अरोड़ा साहब हार गए, तो हम कैसे ताकत ला के दें आपको? ताकत हम आपको तब ला के दे पाएंगे जब आपकी ताकत और आशीर्वाद दोनों हमारे पास होगा। एक आखिरी बात आज आपके बीच में छोड़कर जाता हूं। कोई वोटों का समय नहीं, कोई चुनाव का समय नहीं, चुनाव तो 2 साल सब आप कालका से शुरू कर लीजिए और पानीपत तक चले जाइए, और इधर पर चीन होते हुए, कैथल होते हुए, बरवाड़ा, उगलाना, नारनौल तक चले जाइए, नरवाना तक चले जाइए। ये उत्तरी हरियाणा है। क्या आपने कभी ये कैलकुलेट करके जोड़ करने की कोशिश की यहाँ असेंबली की सीट कितनी? मैं आज आपको बताता हूं, अगर हम बरवाड़ा, उगलाना को भी मिला लें तो अपने पास 40 सीट है विधानसभा की 90 में। परंतु एक कड़वा सत्य बताऊं, इन 90 में से 40 सीटों में यहां से हमारा जन्म लिया हुआ आदमी, कर्म करता हुआ आदमी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। हम बनाएंगे नहीं, हम तो वहां भाई घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी से। तो फिर हम ताकत भी मांगते हैं, वो हमें ताकत नहीं देंगे।
पड़ोसी मेरे बच्चों को रोटी क्यों कमा कर देगा? वो कभी नहीं देंगे। वो पहले कहें मेरे बच्चा भूखा करे, मैं आपके बीच में बात छोड़ता हूं। उत्तर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 2 बार शासन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर हरियाणा को क्या दिया? कुरुक्षेत्र को क्या दिया? करनाल को क्या दिया? कैथल को क्या दिया? अंबाला को क्या दिया? पानीपत को क्या दिया? यमुनानगर को क्या दिया? जिला परिषद इनके पास, पंचायत समिति इनके पास, नगर पालिका इनके पास, नगर परिषद इनके पास, प्रांत की सरकार इनके पास, देश की सरकार इनके पास। 7 साल से वो लोग सत्ता में। हमारे अंदर भी कोई कमी होगी मैं मान सकता, परंतु ये लोग तो 7 साल से सत्ता में। दिल्ली से लेकर और हरियाणा तक सारी सत्ता इनके पास है। अब इनके किसने हाथ बांध रखे? ये क्यों नहीं काम करते? क्योंकि साहब वो काम करने के लिए नहीं बनाए गए, वो जात पात फैलाने के लिए बनाए गए। वो ये कहेंगे तू सैनी है, मैं रोड हूं, तू जाट है, मैं गुर्जर हूं, तू ब्राह्मण है, मैं रविदासिया हूं, तू वाल्मीकि है, मैं कश्यप हूं, तू दर्जी है, मैं नाई हूं, तू देवी है, मैं सैंसी हूं। उनका काम यही है, समाज को इतने हिस्सों में बांट दो कि समाज कभी जुड़ ना सके। हमारा काम जोड़ने का है। कोई इलाका, कोई वार्ड, कोई मोहल्ला एक जात से नहीं चल सकता साहब। और जो समाज में सबसे गरीब हमारे साथी हैं, जब तक हम उनकी बात नहीं करेंगे। आप युवाओं की बात कर रहे थे, यहाँ तो अटैची सरकार है। मैंने कहा कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा, अटैची लाओ नौकरी पाओ। खट्टर सरकार का तो बड़ा सीधा सिद्धांत है, वो किसी बच्चे को नंदी जी रोजगार नहीं देने वाले, ना कुरुक्षेत्र वाले को, ना करनाल वाले को, ना कैथल वाले को। अटैची ले जाओ, नौकरी ले आओ। अगर आपके माँ बाप के पास अटैची नहीं तो घर चले जाओ। सीधा सिद्धांत है उनका। इसलिए वो लोग जो कहते थे हम बड़ी ईमानदारी से करेंगे, सबसे भ्रष्ट सरकार हरियाणा के इतिहास में ये मौजूदा सरकार है, जो दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी चलाते। सच्चाई है, आप देख लीजिए, जो तहसील में भ्रष्टाचार था, जो थाने में भ्रष्टाचार था, जो पेंशन के कार्यालय में भ्रष्टाचार था, वो सारा का सारा भ्रष्टाचार 7 साल में कई गुना बढ़ गया। रेट बढ़ जाते हैं हर साल। आज ये रेट है, कल ये रेट है, परसों और बड़ा रेट है। कोई ईमानदारी, कोई पारदर्शिता, कोई जवाबदेही नहीं। इनके एमएलओ से पूछो, वो कहते हैं मेरी तो चलती नहीं। एमपीओ से पूछो, वो कहते मेरी तो चलती नहीं, मुझे तो कोई पूछता नहीं। एक तो हमें मोदी नहीं पूछता, एक तो हमें खट्टर साहब नहीं पूछता। दूसरे चौटाला वालों से पूछो, बोले तो हमारी ईमानदारी। तो सरकार कौन चलाने लगा है? सही बात यह है, सत्ता की मलाई लूटने की लड़ाई है। तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, आपको अगर मेरी बात में रत्ती भर भी सच्चाई लगी हो और मेरी आवाज आपकी आत्मा तक पहुंची हो, तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी की पवित्र भूमि के संस्कृति और संस्कार की कसम, मेरी बात पर आज रात को गौर करिए। अगर इस इलाके का कल्याण और इस इलाके में बदलाव ये नंदी जैसे हमारे भाई, मेरे जैसे आपके बेटे और भाई, अगर हम भी नहीं कर सके, कोई नहीं कर पाए। तो इसलिए हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है, जहां मैं नंदी भाई का धन्यवाद करूंगा, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आइए, सत्ता लेने के लिए बहुत लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम सत्ता नहीं, केवल व्यवस्था बदलने के लिए और अपने लोगों को ताकत देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम तब कामयाब होंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो धूल भी नहीं, धूल का कण भी नहीं, जब आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार और आपका समर्थन और आपकी मुट्ठी जिस दिन ऐसे खड़े हो जाएगी, कुरुक्षेत्र की ये भूमि पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिख कर दिखाएगी। ये मेरा आपसे वचन और वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।